सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेकअप करें तो इसमें समावेशक विकास में विकास किस तरह का हो, ग्रोथ किस तरह का हो, ये एक इशू है। दूसरा जस्टिस जिसमें इंडिविजुअल जस्टिस के अलावा जहां सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, तो इसकी कंसेप्ट्स को हमको थोड़ा सा ब्रेकअप करके देखने की ज़रूरत है। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, ग्रोथ ये इंक्लूसिव होना चाहिए। ग्रोथ जो है वो ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए, माने मानव केंद्रित विकास होना चाहिए। हमें जब तक देश के अंदर में या दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में जब तक वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता और केवल मान लीजिए जीडीपी अगर ग्रो हो जाता है तो उसको हम सही ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। दिस इज वन कंसेप्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड। दूसरा, भारत के अंदर में इंक्लूसिव ग्रोथ की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ एक्सक्लूजन है, सोशल एक्सक्लूजन है, और वो सोशल एक्सक्लूजन जो है वो भारत के अंदर कास्ट के आधार पर है, जेंडर के आधार पर है, एथनिसिटी के आधार पर है। तो इसलिए जो है भारत में जो है ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट के साथ समावेशक विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत होती है डिस्क्रिमिनेशन और डेप्रिवेशन को समाप्त करने के लिए। दैट इज वन कंसेप्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड। जहाँ तक सोशल जस्टिस का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हमारा भारत का संविधान का जो प्रियम्बल है, जो इसकी प्रस्ताविका है, ये काफ़ी क्लियर है इस मामले में। एंड इट स्पेल्स आउट दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया डू solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political। भारत का संविधान जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की ये 4 स्वर्णिम सिद्धांतों की बात करता है। उसमें जस्टिस को सोशल जस्टिस का क्रमांक पहला है, इकोनॉमिक जस्टिस का सेकंड है, पॉलिटिकल जस्टिस का थर्ड है। यानी भारत के संविधान का अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो हमें ये ध्यान में आता है कि भारत का संविधान सामाजिक और आर्थिक न्याय को ज़्यादा प्राधान्यता देता है। उसी तरह अगर हम आर्टिकल 15 को देखें या 16 को देखें, जहाँ जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव को वर्जित किया गया है, और उसी तरह आर्टिकल 15(4) और 16(4) को अगर हम देखें तो वहाँ पर जो एडवांसमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स जो कहा है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। यानी स्पेशल नीतियां बनाने का प्रोविजन आर्टिकल 15(4) में है, और 16(4) में रिजर्वेशन इन सर्विसेज का प्रोविजन है। इसके साथ आर्टिकल 46 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसे हम निर्देशांक तत्व कहते हैं, उसके अंदर में है। और उसी तरह आर्टिकल 38 और 39 जो है वो स्टेट को यानी गवर्नमेंट को संविधान ये मैंडेट दे रहा है कि हमें इस तरह की व्यवस्था बनाना है टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर विद जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कैन इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लाइफ। यानी ऐसी सामाजिक व्यवस्था हमें बनाना है देश में, ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाना है जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तमाम राष्ट्रीय जीवन में, केवल पार्लियामेंट या असेंबली में नहीं, केवल गवर्नमेंट ऑफिसेस में नहीं, चाहे फिर वो कम्युनिटी हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, सिनेमा हो, चाहे वो कंपनीज हो, या चाहे वो कल्चरल और रिलीजियस प्लेसेस हो, तमाम जगह सामाजिक न्याय की प्रस्तावना हो, ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 38 और 39 मैंडेट कर रहा है। तो इस तरह भारत का संविधान ये पहला बड़ा ग्रेट संविधान है जिसने सोशल जस्टिस की बात की। और फिर अगर हम सोशल जस्टिस की कंसेप्ट को और भी देखते तो अभी ये इंटरनेशनल लॉ का भी इशू है, ह्यूमन राइट्स का भी इशू है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का प्रियम्बल ही ये कहता है कि वेयरएज यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस कैन बी एस्टैब्लिश ओनली बाय सोशल जस्टिस। यानी जब तक सामाजिक न्याय की प्रस्तावना नहीं होगी, पूरे विश्व में जो है चिरकाल की जो शांति है वो प्रस्तापित नहीं की जा सकती। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो प्रियम्बल ही है, और जो 1966 में दूसरे मानवाधिकार डिक्लेयर हुए, जिसको हम इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कहते हैं, या बाकी जो डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के, चाहे वुमेन्स के अगेंस्ट हो या चिल्ड्रंस के अगेंस्ट हो, चाहे काले गोरों के या एथनिक के आधार पर जो भेदभाव हुए उसको समाप्त करने के जो कोवेनेंट्स एंड कन्वेंशंस हो, इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि भारत के संविधान के साथ साथ मानव अधिकार भी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और अगर मैं दुनिया के संविधानों की बात करूं तो पूरे यूरोपियन यूनियन के संविधान आफ्टर द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन ह्यूमन राइट्स 1948,
और उसके बाद 1960 के बाद पर्टिकुलरली 70 के बाद से जितने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस बने, चाहे वो लैटिन अमेरिका के हैं या चाहे वो साउथ अफ्रीका के हैं, उन तमाम संविधानों में सामाजिक न्याय की संकल्पना हमें बड़ी प्रखरता से नजर आती है। तो भारत का संविधान, मानव अधिकार और दुनिया भर के जो संविधान पर्टिकुलरली 70s के बाद बने हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, ये तमाम संविधानों में जो है वो सामाजिक न्याय की संकल्पना को बड़ी प्रखरता से रखा गया है। क्योंकि जब नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, रूल ऑफ लॉ का फॉर्मेशन हुआ, तो ये बात ध्यान में आई कि न्याय केवल व्यक्तिगत नहीं होता। जो कोर्ट में हमारी क्रिमिनल केसेस चलती है या सिविल केसेस चलती है या फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की केसेस चलती है, वो केवल एक इंडिविजुअल जस्टिस ही केवल एक पार्ट है, लेकिन जस्टिस जो है वो इंडिविजुअल के साथ सामाजिक और इकोनॉमिक भी होता है। और इसके ऊपर काफी अभी तो ग्लोबल जस्टिस की थेरीज आ गई। जॉन रॉल्स है, थॉमस नैगल है, पॉगी है, लॉरा वैलेंटिनी है, ये तमाम लोग भी इसके ऊपर में काफी कुछ बात की है। और मुझे खुशी है इस बात की कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो पहले पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलोसोफर है देश में, जिन्होंने जॉन रॉल्स की 40 साल पहले इस बात को कहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर करना ये केवल आप कोई जर्मनी को हराना या ब्रिटेन और अमेरिका जीतना इतना इशू नहीं है। इसके बाद ये वॉर डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच का वॉर है, और इसके बाद जो है तभी जो है वो शांति प्रस्तावित हो सकती है जब आप न्याय करो। मॉडर्न वर्ल्ड न्याय के आधार पर बनना चाहिए। ये बात कहने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहले मॉरल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर है, और इसलिए भारत के संविधान में सामाजिक न्याय की प्रस्तावना बड़े पैमाने पर की गई है। अभी अगर हम कुछ आंकड़ों को देखते हैं, अभी थॉमस पिकेटी दिल्ली में आए और दिल्ली में उन्होंने कहा कि भाई भारत के अंदर में 1% लोगों के पास में 55% संपत्ति हो गई है। एक क्रेडिट सुसाइन एजेंसी है, उसने भी ये रिसर्च किया। अगर ये रिसर्च अभी ऑथेंटिक, इसका डेटा वेरीफाई हो रहा है कि भारत में 1% लोग यानी लगभग 1.25 करोड़ लोगों के पास में भारत की 55% संपत्ति है। तो ये 1 करोड़ लोग कौन है, कौन सी कम्युनिटी से, ये देखने का एक बड़ा इशू है। अगर हम इस डेटा को थोड़ा सा भी मोस्ट लेटेस्ट डेटा अगर वेरीफाई होना है, तो अगर हम दूसरे डेटा उसको देखें तो भी अगर आप एनएसएसओ का डेटा देखें, 59 राउंड की जो रिपोर्ट है, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की 2011 का रिपोर्ट है, अभी तो नीति आयोग आया लेकिन उसके पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट था, उसमें क्लियरली ये है कि जो 5% लोग हैं उनके पास 33% संपत्ति भारत के अंदर में, और 60% लोगों के पास 13% संपत्ति है। अभी जो नया जो डेटा आया है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का प्रिलिमिनरी डेटा, अभी पूरी रिपोर्ट डिक्लेयर नहीं की, वैसे डिक्लेयर होना चाहिए क्योंकि 2011 की डेटा है और सुपर कंप्यूटर्स में प्रोसेस होता है, इतना समय लगना नहीं चाहिए। ये गवर्नमेंट्स की एफिशिएंसी पर भी इंडिकेट करता है। अभी क्या कह रहा है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा कि भारत के अंदर में डेप्रीवेशन यानी पिछड़ापन ये 61% है ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी शहरी क्षेत्रों का डेटा आना बाकी है। इसमें अगर आप ब्रेकअप करें तो ब्रेकअप क्या बताता है? ब्रेकअप ये कहता है कि पूरे भारत के अंदर में जो 61% जो डेप्रीवेशन है, पिछड़ापन है, उसमें 72.58% शेड्यूल्ड कास्ट है और 78.58% जो है शेड्यूल्ड ट्राइब है, और अदर्स यानी जिसमें ओबीसी और बाकी सब कम्युनिटीज है, ओबीसी का ब्रेकअप इसमें नहीं है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी को अगर अलग कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ डेटा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अदर्स में जब पूरा डेटा आएगा तो शायद इसका ब्रेकअप आएगा। तो अदर्स का जो है वो 54.68% है। अभी आप दूसरी मजे की बात देखें, लैंडलेस 56% लोग ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लैंडलेस है इंडिया में। उसमें 45.15% जो है शेड्यूल कास्ट की जो परिवार है वो लैंडलेस भूमिहीन है। 29.84 शेड्यूल ट्राइब्स के, ये शेड्यूल्ड एरिया में जो लैंड राइट्स है आदिवासियों को, जो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची ने बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो विशेष संरक्षण दिया आदिवासियों को, उसके वजह से जो हम देखते हैं कि आदिवासियों के पास जमीन है, क्योंकि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो 29.84% जो है वो लैंडलेस लोग ट्राइबल्स है, और अदर्स का 26.04% है। उसी तरह अगर आप कल्टीवेटर्स को देखें तो कल्टीवेटर्स में आप इस बात को देखेंगे कि कल्टीवेटर्स यानी जो खुद खेती करते हैं, तो एससी के केवल 18.35% लोगों के परिवार जो है खुद की खेती करते हैं, ट्राइबल्स 37.93 और अदर्स 31.96 है। तो इस तरह से अगर आप डेटा देखेंगे, उसके साथ में अगर आप दूसरा डेटा देखेंगे कि भारत में संपत्ति का डेटा क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2011 है प्लानिंग कमीशन का,
उसने एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट्स बोला है कि भारत में जितनी संपत्ति है, जो फिनेंशियल इकोनॉमिक एसेट्स है, जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है, यानी किसके पास कितना पैसा है, कितने एफडीज है, कितने शेयर्स है, कितने बॉन्ड्स है, ये एक बात। दूसरा सोना, ज्वेलरी, तीसरा जमीन, इस तरह की टोटल एसेट्स का वैल्यू निकाला। 2003 का ये डेटा है, उसके बाद में कोई डेटा का ब्रेकअप अभी नहीं है भारत के अंदर में। उसमें ये कहा गया कि भारत में जितनी संपत्ति है उसकी केवल 16.51% संपत्ति शेड्यूल ट्राइब्स के पास है, शेड्यूल कास्ट के पास केवल 13.5%, 13.57% संपत्ति है, ओबीसी के पास 26.36% संपत्ति है और अदर कम्युनिटीज के पास 43.42% संपत्ति है। तो इस तरीके से अगर हम और भी डेटा देखें, गवर्नमेंट सर्विसेज का भी डेटा देखें, तो क्लास 1 क्लास 2 पोस्ट के अंदर में, पर्टिकुलरली ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के अंदर में हम ये देखते हैं कि अभी तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज तो केवल 12% है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। तो अगर हम चाहे गवर्नमेंट सर्विस का डेटा देखें, चाहे हम पावर्टी का डेटा देखें, चाहे हम पिछड़ेपन डेप्रीवेशन का डेटा देखें, चाहे हम एसेट्स का डेटा देखें, चाहे हम एजुकेशन का डेटा देखें, तो हमें एक बात बड़ी स्पष्ट भारत में नजर आती है। क्या नजर आती है कि शेड्यूल्ड कास्ट जिसकी जनसंख्या जो है लगभग 17% अभी है, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसकी लगभग 8.5% जनसंख्या है 2011 के सेंसस में, और उसके साथ में अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसकी जनसंख्या, जिसमें मुस्लिम्स भी है, जैन्स भी है, क्रिश्चियंस भी है, इस तरह की भी कम्युनिटीज को ओबीसी में इंक्लूड किया गया है। तो ये जो है इनका पॉपुलेशन जो है लगभग 50% के आसपास भारत के अंदर में है। तो भारत के अंदर में 50% प्लस 17% प्लस एक 9% जो है, तो आप इस तरह से मिला लीजिए तो 75% जो भारत की जनसंख्या है, जिसको SC ST OBC हम कहते हैं, या इसके साथ मुस्लिम्स का डेटा है जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, या उसके बाद कुंडू कमेटी का रिपोर्ट है। इसमें भी अगर देखें तो आपको एक बड़ी स्पष्ट बात नजर आएगी कि भारत के अंदर SC ST DT&Ts OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज ये शिक्षा के क्षेत्र में, जमीन के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में जो है इनके साथ भेदभाव है और इनके साथ में डेप्रिवेशन यानी ये पिछड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो सामाजिक न्याय और इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशक समाज, समावेशक विकास, इसकी कंसेप्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब अगर आप कहो कि नहीं हमने बजट बनाया, बजट में सबको पैसा दे दिया, देखो हमने इतना सोशल सेक्टर पे दिया, इतना महिलाओं को दिया, इतना बच्चों को दिया, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। तो अभी भारत का जो लगभग 128 लाख करोड़ का जीडीपी था पिछले साल का, अभी नया डेटा जीडीपी का आएगा तो 135 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी शायद होगा, अभी नया डेटा आएगा तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जीडीपी और इसके साथ में जो ये वेरियस सेक्टर है, चाहे शिक्षा है, चाहे रोजगार है, चाहे जमीन है, चाहे संपत्ति है, चाहे बिजनेसेस है, या दूसरे और क्षेत्र है, कला वगैरह के जो क्षेत्र हैं, तो इसके अंदर में हम प्लान कैसा करें। तो एक बात, एक तो भारत में मानव केंद्रित विकास चाहिए, दूसरा समावेशक विकास में आप जितना प्लानिंग बना रहे हैं तो उस प्लानिंग में आपको अफर्मेटिव प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो इसमें 3 कंसेप्ट्स जो है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक, भारत में आरक्षण भारत के संविधान ने दिया, वो आरक्षण अभी नौकरियों में है, शिक्षा में है, लेकिन वो आरक्षण जो है अभी प्रमोशन में आरक्षण का 117वां जो अमेंडमेंट है वो अभी तक पेंडिंग है, पार्लियामेंट ने उसको पास नहीं किया, ये एक बड़ा इशू है। दूसरा, जुडिशरी में भारत में रिजर्वेशन नहीं। अभी दुनिया में आप देखिए, ब्रिटेन देखिए, अमेरिका देखिए, साउथ अफ्रीका देखिए, दुनिया भर की जितनी जुडिशरीज है वहाँ पर जो ब्लैक्स लोग हैं, इंडिजिनियस पीपल है, महिलाएं हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ के जुडिशरी में है। यहाँ भारत के अंदर जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज प्रोविजन 312(3) में अनुच्छेद में है भारत के संविधान में, पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये बड़ा एक इशू है कि जिसमें आप केवल नौकरियों में रिजर्वेशन दे देने से क्लास 1 क्लास 2 पोस्ट से काम नहीं पड़ेगा। जो सेक्रेटरी लेवल एंड अबव है, जो हायर पोस्ट है, उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, जुडिशरी में होना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस में होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है आपकी हायर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट में होना चाहिए। ये एक बात है। दूसरा, रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन को जब तक आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आप अगर जो है वो इन्वॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि एक बात यहाँ हमें समझने की जरूरत है। किस बात को समझने की जरूरत है कि भारत के अंदर में जो 9% जो सेक्टर है उसमें का जो है केवल 4% लगभग जो है वो 4% से भी कम जो है वो पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर है ना, गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या PSUs हो। तो ये जो नौकरियां है वो केवल 4% है। बाकी जो 5% नौकरियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, जिसको हम ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर कहते हैं।
दूसरा, लगभग 90% का जो हमारा सर्विसेज है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, इसके अंदर है। तो इसलिए भारत में समावेशिक विकास के लिए 3 पॉलिसीज की जरूरत है। वो पॉलिसीज है, एक है रिजर्वेशन को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, न्यायपालिका में एक्सटेंड करना पड़ेगा, आपकी आर्म्ड फोर्सेस में एक्सटेंड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट में एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जो है, अफर्मेटिव एक्शन आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर में लाना पड़ेगा। अभी आप देखिए, लोग कहते हैं निजी क्षेत्र नहीं, स्टेट और मार्केट का बैलेंस होना चाहिए। जब तक स्टेट और मार्केट का बैलेंस नहीं होगा, अभी तो ये यूएनडीपी की रिपोर्ट जो है, वो जो 20 साल का रिपोर्ट था 2010 में जो आया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसने भी क्लियर कहा कि केवल मार्केट से ये बात नहीं हो सकती, इसमें स्टेट इंटरवेंशन की भी जरूरत है। मार्केट जो है, देखिए 2 काम करता है, वो पैसा बना सकता है, लेकिन पैसे का वितरण मार्केट नहीं कर सकता। तो पैसा बनाना और पैसे का वितरण करना, जिसको हम एलोकेटिव फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, वो केवल स्टेट करता है, स्टेट यानी सरकार करता है। तो इसलिए आपको प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज को लाना पड़ेगा, जिसमें आप मिडिल मैनेजमेंट एंड अबव में SC ST OBC के लोग सर्विसेज में जाए, प्लस इनके अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप कैसा डेवलप हो, उसके लिए स्पेशल बजटिंग और स्पेशल प्लानिंग करने की जरूरत है। ये एक सेकंड एस्पेक्ट है। और तीसरा, जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन के साथ साथ इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स, यानी लैंड, लेबर एंड कैपिटल मार्केट्स में, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो वित्त हो, इस क्षेत्र में जो विषमता है, इसके लिए समान संधि उपाय करने की जरूरत है। और ये सब जो है, एक डेटा जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का है, या बाकी भी हमारा जनरल सेंसस का डेटा है, इसका एक डेप्रिवेशन इंडेक्स बनने की जरूरत है देश के अंदर में, कि भाई हमारे भारत के अंदर में डेप्रिवेशन क्या है। केवल पावर्टी गिन के काम नहीं चलेगी, वो भी आप केवल इनकम पावर्टी गिन रहे हैं तो, या एक्सपेंडिचर पावर्टी गिन रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको मल्टी डिमेंशनल पावर्टी गिननी पड़ेगी। यूएनडीपी के रिपोर्ट के हिसाब से हमारी मल्टी डिमेंशनल पावर्टी लगभग 53% है देश के अंदर में, यानी पैसे के साथ साथ घर है या एम्प्लॉयमेंट है, तो ये, या एजुकेशन है, इसके जो वेरियस अगर फैक्टर्स को अगर आप देखें तो 53% हमारे यहाँ पावर्टी है। तो हमको एक डेप्रिवेशन इंडेक्स बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं DDI, डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन इंडेक्स। ये भारत में बनाने की जरूरत है। और दूसरा, इसके साथ में एक इक्वालिटी अटेनमेंट इंडेक्स बनाने की जरूरत है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वैसा एक इक्वालिटी अटेनमेंट इंडेक्स बनाने की जरूरत है, जिसमें आप गिन सको कि कितना डिस्क्रिमिनेशन और डेप्रिवेशन कम हुआ, और कितनी इक्वालिटी यानी कितनी समानता जो है, और कितना न्याय जो है वो प्रस्तापित हुआ। इसको जब तक आप इंडिकेटर्स नहीं बनाओगे, इंडेक्स नहीं बनाओगे, और जब तक आप पूरा जो GDP का प्लानिंग है 128 लाख करोड़ का, 135 लाख करोड़ जो भी होगा, और उसके साथ शिक्षा और नौकरियों के साथ साथ जमीन और एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेसेस, इसके अंदर में जब तक ये एक पूरी नीति जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तब तक के जो है भारत के अंदर में जाति के आधार पर, या आदिवासियों के साथ एथनिसिटी के आधार पर, या महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उसकी वजह से जो सोशल एक्सक्लूजन है, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो ये चीज जो है वो तब तक रुकेगी नहीं। और अब तो इस तरह की भी नीति पर सोचा गया है कि जमीन ले लो या रिजर्वेशन को चेंज कर लो, तो ये एक्सक्लूजन के आगे एक्सटर्मिनेशन की पॉलिसीज है। तो ये तमाम जो गलत पॉलिसीज है, जो एक्सक्लूजन कास्ट के आधार पे है या एथनिसिटी के आधार पे है, या आप जमीन छीन लो या रिजर्वेशन छीन लो, तो फिर उनका सारा आधार ही निकल जाएगा। तो इस तरह का जो थिंकिंग है वो जस्टिस का थिंकिंग नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का थिंकिंग नहीं है, ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का थिंकिंग नहीं है। इसके लिए रिजर्वेशन के साथ अफर्मेटिव एक्शन एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स लाना होगा, और पूरे बजट को जो है आपको ध्यान में रखते हुए, और पूरे GDP को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह की प्लानिंग करना होगा कि 5 साल के अंदर में भारत के अंदर में ये डिस्क्रिमिनेशन दूर हो, ये डेप्रिवेशन दूर हो, ये सोशल एक्सक्लूजन दूर हो, और समता और न्याय जो है, सामाजिक न्याय पर्टिकुलरली प्रस्तापित हो। तो ये तमाम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वही बातें अभी ह्यूमन राइट्स कह रही है। लेकिन भारत में जब तक जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, वो लोग जब तक जागृत नहीं होंगे, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक खूबी है कि डेमोक्रेसी डिलीवर करती है जब लोग जागरूक हो। तो इसके लिए जब तक जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिन लोगों को सोशली एक्सक्लूड किया गया है, वो जब तक उठेंगे नहीं, जागरूक नहीं होंगे, और जब तक वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद की विचारधारा, इसको जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसके आधार पर जब वो संगठित नहीं होंगे, और संगठित होने के साथ साथ जब तक वो पॉलिटिकल एक्शन भी नहीं करेंगे, जब तक वो ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग भी पार्लियामेंट और असेंबली में जाना चाहिए अपनी खुद की पार्टी से,
और इस तरह का पॉलिसी पे जब तक हम पार्लियामेंट असेंबलीज में नहीं जाते तो हम इंडिपेंडेंटली फाइट करें इस बात के लिए। तो जन आंदोलन के माध्यम से, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसीज ह्यूमन राइट्स के या लॉस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो तब तक की जो है ये बात जल्दी सॉल्व नहीं होगी। लेकिन भारत के अंदर में ये बात सच है कि सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है, और भारत की अभी जो अर्थव्यवस्था, ये कास्ट कैपिटलिज्म जिसको हम जातीय पूंजीवाद कहते हैं, वो भारत में बनाई जा रही है। ये संविधान जो नहीं चाहता उस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश इस देश में जो लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद को नहीं मानते, ऐसे विचार का कुछ वर्ग इस देश में है, उनके द्वारा जो है ये कोशिश हो रही है। तो ये सब समाप्त करने के लिए जिन लोगों के साथ ये भेदभाव हो रहा है, जिनको सोशली एक्सक्लूड किया जा रहा है, जब तक वो अम्बेडकरिज्म के विचारधारा से आगे नहीं आएंगे और आंदोलन के माध्यम से संविधान और मानवाधिकार के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो आंदोलन नहीं करेंगे और पॉलिटिकल पावर को जो है इम्प्लीमेंट करने का नहीं सोचेंगे, मैं समझता हूँ तब तक ये बात जल्दी ठीक नहीं होगी।